नमस्कार दोस्तों, यह है क्रिप्टो मुद्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआती दिक्कतें। हमें सबको पता है कि क्रिप्टो की दुनिया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन जब हम इसमें एंट्री लेते हैं तो कुछ छोटी छोटी कंफ्यूजन हमें परेशान करती है। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर क्रिप्टो में नया नया इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो एक नए क्रिप्टो यूजर को उलझनों में डालती हैं। ये सभी पॉइंट मेरे खुद के द्वारा फेस किए गए कंफ्यूजन के हैं। जब मैंने इनिशियली शुरू किया था तब जो मुझे कंफ्यूजन होती थी मैंने उनमें से कुछ बहुत बड़े जो कंफ्यूजन्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है और मैं उन्हीं पे आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहली चीज किसी भी क्रिप्टो बिगिनर के दिमाग में आती है वो ये है कि क्रिप्टो में घुसते ही मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, यानी कि क्रिप्टो में रिटर्न पाने की चाहत। अब सबसे पहले हम क्रिप्टो के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो एक चीज हमें तुरंत अट्रैक्ट करती है, वो है हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस। हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस मतलब ये ऐसी चीज है जो मतलब A to Z 100% बंदा जो कोई भी क्रिप्टो में आ रहा है उसके दिमाग में होता ही होता है। कहीं पर आप ये सुनकर आओगे कि इतने % का प्रॉफिट कंफर्म है क्रिप्टो में, और कहीं का किसी आर्टिकल में या किसी थंबनेल में आपको ये लगेगा कि हफ्ते में 2x कमाइए, 3x कमाइए। यही वो चीजें होती हैं जो सबसे पहले हमें क्रिप्टो की तरफ खींचती हैं। तो मैं सच कहूं तो काफी लोग इन कारण से ही क्रिप्टो में आते हैं और उन्हीं सब कुछ लोगों में से मैं भी एक था। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस हर प्रोजेक्ट पर नहीं होता। बिना रिसर्च किए गए इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही रिस्की काम है क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पे आप एक ही कॉइन के अंदर 2000 गुना प्रॉफिट देखेंगे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। तो क्रिप्टो एक बहुत ही उतार चढ़ाव भरा मार्केट है और यहाँ पे रिटर्न्स की कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं है। अगर आपकी रिसर्च प्रॉपर है तभी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है कंफ्यूजन लोगों को जो होती है एज अ बिगिनर, वो है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बीच में। ठीक है, इसके बारे में मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको मतलब इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लोग होते हैं जो आपका ट्रांजैक्शन करवाते हैं, लोग होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करते हैं, लोग होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल रखते हैं। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है। आप अपने वॉलेट के जरिए सीधा ब्लॉकचेन से कनेक्ट करते हैं और ब्लॉकचेन पे ही आप अपना सब ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए और मतलब ये ऐसा डर लग रहा है या गाइडेंस चाहिए या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि गुमनामी पसंद है आपको, कि कोई आपका ट्रांजैक्शन कैच ना कर पाए, किसी को ये ना पता चले आपने क्या कहाँ इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दो चीजें बहुत ही मिनिमम हो गई, मतलब ऐसा ये बहुत लोगों को पता रहता है। पहली बात तो एक चीज फिक्स है, आप अपने दिमाग में कभी भी परसेंटेज रिटर्न या इतने टाइम्स रिटर्न लेने आए हो ये सोचकर मत आना क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो रिटर्न तो देता है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि रिटर्न नहीं देता, लेकिन ये सबको नहीं देता। ठीक है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने $1000 लगा के $1 मिलियन बना लिए हैं 3-4 दिन के अंदर, लेकिन वो तब जब उन्होंने कम से कम 1000 ट्रेड बहुत घटिया किए, बहुत लॉस बनाया तब। ठीक है, तो और दूसरी चीज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात है। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी नई रिलीज होती है वो पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आती है। ठीक है, और आप सबको ये बात पता है कि जितनी जल्दी आप किसी कॉइन में घुसेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनाने की आपकी गुंजाइश होती है, क्योंकि बिटकॉइन कभी आज के 10 साल पहले $20 पर था, $20 पर था, और आज तो खैर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी कुछ दिन पहले इसने $70,000 फिर से टच किया। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो सबको होती है
मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी, वो होती है कि कौन सी ब्लॉकचेन पे कौन सा कॉइन है। मान लीजिए एक कॉइन लॉन्च हुआ क्रिप्टो मुद्रा जो कि बाइनेंस पे है, ठीक है। अब आपके पास $2 की इथेरियम है, लेकिन अब आप उसको खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है, जैसे मान लीजिए ये आपका है मेटामास्क, ठीक है। अब मेटामास्क में आप यहाँ देखेंगे तो BNB स्मार्ट चेन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ इथेरियम मेननेट आ रहा है, पॉलीगॉन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मतलब मान लीजिए आपका बाइनेंस पे है वो कॉइन, तो आप सीधा बाइनेंस पे क्लिक करके आप वो कॉइन चूज कर सकते हैं। इथेरियम पे है तो आप इधर से इथेरियम चूज कर सकते हैं। अब आपको समझना क्या है कि जो भी कॉइन जिस ब्लॉकचेन पे होगा, मैं सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे तो बहुत ज्यादा इजी है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मतलब CoinDCX, WazirX, ये सब, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मतलब पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ठीक है, ये सब। तो जो कॉइन जिस भी ब्लॉकचेन पे होगा वो उसी ब्लॉकचेन पे आपको वॉलेट सेट करके ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं शिबा इनू का, ठीक है। अब शिबा इनू देखिए कॉन्ट्रैक्ट किस पे, आप यहाँ पे आइए, कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट है, कॉन्ट्रैक्ट शिबा इनू पे आए, आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो ये इथेरियम पे है। तो इथेरियम पे ये एड्रेस दिया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको ये खरीदना है तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि इथेरियम का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्या है? यूनिस्वैप है। तो आप जाएंगे यूनिस्वैप पे, ठीक है। अब यूनिस्वैप पे जाने के बाद आप अपना वॉलेट खोलेंगे और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मुझे BNB, बाइनेंस स्मार्ट चेन दिखा रहा है। मैं इसको क्लिक करके मैं इथेरियम मेन नेट पे जाऊंगा। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, दो चीजें होती हैं, मेन नेट और टेस्ट नेट। टेस्ट नेट टेस्ट के लिए होता है, मेन नेट मेन नेटवर्क होता है, ठीक है। इतना अगर आप ध्यान रखें तो सही है। तो अभी आप क्योंकि ये कॉइन है इथेरियम पे, तो आप जाएंगे इथेरियम मेन नेट पे। इथेरियम मेन नेट पे जाएंगे तो इथेरियम मेन नेट इनेबल कर दिए। अब इथेरियम खुल गया। मेरे इस वॉलेट में कोई भी इथेरियम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इथेरियम है तो ये खुल जाएगा। अब याद रखिएगा कि वॉलेट का ब्लॉकचेन या वॉलेट की करेंसी और जिस ब्लॉकचेन पे ये टोकन बना है वो दोनों सेम होना चाहिए अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लॉकचेन की बात। मुझे तो आप मान लीजिए कि इतना कंफ्यूजन होता था ना कि मैं कोई नया कॉइन देखा, मैंने यहाँ पे CoinDCX पे आया, ठीक है, सॉरी कॉइन मार्केट कैप पे आया और यहाँ पे मैंने न्यू पेयर या जो अभी नई वाली है, ठीक है, कहाँ गया ये, रुकिए एक मिनट, ये रिसेंटली एडेड पे गया। अब मुझे मान लीजिए ये खरीदना है, ठीक है। अब ये खरीदने के लिए मेरे पास मेरे अकाउंट में BNB है, इथेरियम है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, ठीक है। ये सिर्फ ये चीज सीखने के लिए मैंने 3 से 4 महीने लगाए, ठीक है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ BNB, बाइनेंस स्मार्ट चेन लिखा हुआ है, ठीक है। आप BNB इस पे लीजिए, ये एड्रेस कॉपी करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे दिस इज फाइन खरीदना है जो कि 15 सेंट पे चल रहा है अभी, तो मैं किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाके ये एड्रेस कॉपी करूंगा। अब मान लीजिए मैं इसको आपको लाइव एग्जांपल एक करके दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं पैनकेक स्वैप पे जाता हूं, पैनकेक स्वैप पे गया, मैंने यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट किया, ठीक है, वॉलेट मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब मैं BNB से मुझे खरीदना क्या है? मुझे खरीदना है ये टोकन, देखो TIF। मैंने वहां से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे इंपोर्ट करके आई अंडरस्टैंड करके इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको रिवर्स किया, मैंने बोला कि इतनी BNB पे कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि $4 की BNB पे 29 TIF मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि पहली बात, जो पैनकेक स्वैप है वो बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, मेजरली बाइनेंस के कॉइन्स इस पे आते हैं। दूसरी बात, मेरा जो वॉलेट है अभी आप देखेंगे तो वॉलेट जो मैं यहाँ कनेक्ट किया हूँ वो बाइनेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको चेंज करके इथेरियम पे दिखाया था, फिर भी ये बाइनेंस पे हो गया क्योंकि मेरा बाइनेंस का ही ब्लॉकचेन इस पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाइनेंस है, यहाँ मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये और ये दोनों बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही होने चाहिए क्योंकि ये जो कॉइन है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना है, ठीक है। आई होप मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर पाया हूँ कि कौन सी ब्लॉकचेन, और वॉलेट तो बना लिया लेकिन ब्लॉकचेन कौन सी यूज करनी है, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको 1-2 नाम दे देता हूँ, जैसे फैंटम वॉलेट है, वो सोलाना की ब्लॉकचेन के लिए चलेगा, ठीक है।
मेटामास्क है, ये बाइनेंस के लिए भी चलेगा, ये इथेरियम के लिए भी चलेगा। और भी अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा यूज करूं, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वॉलेट फॉर बेस ब्लॉकचेन, वॉलेट फॉर बिटकॉइन ब्लॉकचेन, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जिस कॉइन को आप खरीद रहे हैं वो कॉइन की ब्लॉकचेन, जिस कॉइन से आप खरीद रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप चीनी खरीद रहे हैं, तो चीनी की ब्लॉकचेन, और आप चीनी जब लेंगे तो आप क्या देंगे उसको, रुपया देंगे, तो रुपये की ब्लॉकचेन और आपके पर्स की ब्लॉकचेन, तीनों की ब्लॉकचेन एक ही होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ये हुआ चीनी, PIF हुआ चीनी, तो इसकी ब्लॉकचेन बाइनेंस, ये हुआ BNB, अगर मान लीजिए आप USDT यूज कर रहे हैं तो ये हुआ इसकी ब्लॉकचेन BNB, इसकी ब्लॉकचेन BNB, और आपके वॉलेट की ब्लॉकचेन BNB। ठीक है, इन तीनों को जब आप एक साथ रखेंगे तब आपका ट्रांजैक्शन स्मूथ से होगा, और यही एक्चुअल तरीका है ट्रांजैक्शन करने का। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास बाइनेंस है, लेकिन आपको इथेरियम के किसी कॉइन को खरीदना है, मान लीजिए आपको शिबा इनू को खरीदना है, उस केस में आपको किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से अपने बाइनेंस को इथेरियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा उसका एक प्रोसेस मैं बताता हूं। वो ये है कि आप अपने BNB को मान लीजिए कॉइन DCX पे भेज दिए, और कॉइन DCX से फिर आपने उसको बेचा, BNB को बेचने के बाद फिर उस पैसे से इथेरियम खरीदा, फिर इथेरियम को आपने फिर से इस वॉलेट के एड्रेस पे भेज दिया। और उस केस में क्या होगा, उस केस में जब आप इथेरियम मेननेट पे जाएंगे तो वो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाना शुरू करेगा। वो प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि वॉलेट कौन सा रखना है, तो अगर वॉलेट ये है तो फिर कॉइन कौन सा रखना है, ऐसा। ठीक है, अब एक और चीज होती है कि मान लीजिए आप कोई ट्रांजैक्शन करने गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर क्रिप्टो करेंसी भेज रहे हैं, तो वहां पे वो बोल रहा है कि ERC20 का वो एड्रेस दो, BEP20 का एड्रेस दो, ये सब। तो आप देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सब प्रोटोकॉल होती है, इन सबको समझने में टाइम लगेगा। अभी के लिए आप सिंपल एक थंब रूल बना लो कि जिस वॉलेट से आप पैसा भेज रहे हो, जिस वॉलेट को आप पैसा भेज रहे हो, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों का, जैसे मान लीजिए आपने मुझे पैसा भेज रहा है, तो मेरे वॉलेट का जो एड्रेस मैं आपको दूंगा, मतलब मैं एक अकाउंट नंबर दूंगा ना, वॉलेट एड्रेस दूंगा कि भैया इस वॉलेट एड्रेस पे भेज दो, तो वो वॉलेट एड्रेस अगर ERC20 का हुआ, तो रिसीवर का वॉलेट का एड्रेस अगर ERC20 का हुआ, तो सेंडर का भी ERC20 का ही होना चाहिए। वो दिखता कहाँ है, वो दिख बहुत आराम से जाता है। अगर ERC20 कुछ भी, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मैं सेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं, ठीक है, बाई एंड सेल रिसीव कर सकता हूँ, ये तो यहाँ से मान लीजिए सेंड कर रहा हूँ, सेंड करके ही दिखा देता हूँ आपको, जाएगा नहीं, हाँ सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो ERC20 का होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो वॉलेट है ये ERC20 पे चल रहा है। कुल मिला के इतना समझ लीजिए, दिमाग लगाना ही नहीं है, इतना समझ लीजिए कि सेंडर और रिसीवर दोनों का ERC20 हुआ तभी ट्रांजैक्शन होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों का BEP20 हुआ तभी ट्रांजैक्शन होगा। और ERC20 इथेरियम के लिए होता है, BEP20 बाइनेंस के लिए होता है। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब BEP20 पे इथेरियम भेज रहे हैं, जैसे भेजेंगे तो इससे खत्म हो जाएगा वो। बाइनेंस का BEP20 होता है, इथेरियम का ERC20 होता है। उस अगर आपको इथेरियम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे डालनी है तो दोनों का वॉलेट एड्रेस ERC20 का लेना पड़ेगा आपको, और तब ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बात ERC20 की। मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था इस पे भी, क्योंकि जब कोई किसी से बोलो कि भैया क्रिप्टो करेंसी भेज दो, तो बोलेगा कि हाँ अपना ERC20 एड्रेस भेज दो। अब मुझे समझ में ही नहीं आया कि ERC20 एड्रेस क्या होता है। तब धीरे धीरे पता चला कि ERC20 मतलब होता है इथेरियम का आगे का कुछ फुल फॉर्म है। ठीक है, इथेरियम 20 वो प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल पे इथेरियम ब्लॉकचेन चलती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल सा एक एड्रेस होता है। मान ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मेरे पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास किसी और बैंक का अकाउंट है, मेरे पास किसी और का है, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हालांकि रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, पर क्रिप्टो करेंसी में आप इतना रखिए कि दोनों का सेम होना चाहिए, सेम ब्लॉकचेन। अगर मान लीजिए आपका BEP20 का एड्रेस आपने दिया है और वो अपने ERC20 से भेज रहा है, तो वो उसके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा और आपके अकाउंट में कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो आई होप
ये 4 चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नया कॉइन कैसे खरीदें वो मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है कि जैसे ही कोई लेटेस्ट कॉइन लॉन्च होता है आप यहाँ से उसका एड्रेस उठाते हो और देखते हो कि अगर वो बाइनेंस पे है तो आप पैनकेकस्वैप पे आते हो, अगर वो किसी इथेरियम पे है तो आप यूनिस्वैप पे जाओगे और यहाँ पे डाल के आप ट्रांजेक्शन कर लोगे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। सबसे जरूरी होती है एक और चीज, वो होती है, ठीक है, ब्लॉक एक्सप्लोरर की वैल्यू समझना। किसकी? ब्लॉक एक्सप्लोरर की। अब ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है? ये एक मान लीजिए पासबुक होती है। अब आपके पास पासबुक है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें सब ट्रांजैक्शन नोट करेंगे, लेकिन आपके पासबुक में ठीक है सिर्फ आपका ट्रांजैक्शन रहेगा। लेकिन जो ये होता है ब्लॉक एक्सप्लोरर होता है, इसमें सबका ट्रांजैक्शन रहेगा। तो मान लीजिए मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, ये एड्रेस कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ गया, अब मैंने यहाँ BSC स्कैन लिखा, ठीक है, BSC स्कैन पे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे BSC स्कैन, ईथर स्कैन, ये सब, जैसे ये BSC स्कैन का मतलब होता है बाइनेंस का ब्लॉक एक्सप्लोरर है, मतलब ये बाइनेंस बैंक की पासबुक है, ठीक है। और ईथर स्कैन वो है इथेरियम की पासबुक। अब मैंने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट किया और मैंने इंटर मारा, ठीक है, दिस इज फाइन करके यहाँ आया, मैंने इस ट्रैकर पेज को खोल लिया। अब इसमें मुझे सब कुछ चीजें पता चल गई। ये जैसे मान लीजिए ये दिस इज फाइन का है, ये भी दिस इज फाइन है, मतलब मुझे पता चल गया ये ओरिजिनल में है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इसका वेरीफाइड है। तो इससे क्या होता है कि मुझे हर चीज पता चलती है। अब मुझे पता चल गया कि कितने लोगों ने ये टोकन खरीद रखा है, कितना टोटल ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने टोटल एग्जिस्ट करते हैं ये टोकन, ठीक है। और हर एक ट्रांजैक्शन में देख सकता हूँ, मतलब देखिए ये 2 मिनट पहले हुआ, ये 2 मिनट, ये 7 मिनट पहले, मैं हर चीज देख सकता हूँ। तो इसको भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आप कभी ऐसे P2P ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए आपने मुझसे बोला कि भैया ये एड्रेस है ERC20 का, इस पे आप 1 इथेरियम भेज दो, और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने भेज दिया। अब आप बोलोगे कि मुझे कैसे, और आप बोल रहे हो कि मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, मैं बोलूंगा नहीं मैंने तो भाई भेज दिया। तो ये चीज पता कैसे चलेगी कि मैंने भेजा है या नहीं? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मैंने भेजा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ भेज दिया। और ये भी हो सकता है कि मैंने भेज दिया और आपको सही में नहीं मिला। उस केस में ब्लॉक एक्सप्लोरर बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब हम उस ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन हैश लाके यहाँ पे डालते हैं, ट्रांजैक्शन हैश भी कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये है ट्रांजैक्शन हैश, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे डालेंगे तो ये है ट्रांजैक्शन हैश, कुछ ऐसे ही दिखता है। तो ये जो सर्च बार में है वो ट्रांजैक्शन हैश। तो ट्रांजैक्शन हैश में मांग लूंगा, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक इथेरियम भेज दिया, आपको मिला नहीं, तो आप बोलोगे कि वो ट्रांजैक्शन हैश भेज दो, तो मैं ट्रांजैक्शन हैश भेज दूंगा, आप यहाँ पे डालोगे, आप इसको इंटर मारोगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा देगा कि कितने ब्लॉक कंफर्म हुए, कितने मिनट पहले हुआ है, किस पे हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो ये ब्लॉक एक्सप्लोरर को भी समझना उतना ही जरूरी, ठीक है। तो ये थे तमाम पॉइंट्स। अब ये मतलब जो कॉमन कंफ्यूजन जो एक बिगिनर फेस करता है जब वो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इंटर करता है, उसके लिए क्रिप्टो की दुनिया एज यूजुअल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर आप बिना नॉलेज के आगे बढ़ोगे तो काफी मुश्किल हो सकती है, काफी लॉस हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। अगर नहीं हुए, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं या तो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा या तो उस पर शॉर्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।